सकते हैं नोडल एनालिसिस और लूप एनालिसिस के गिवन सर्किट हो जिसमें फेजर्स इन्वॉल्व हो रहे हो, उसमें नोडल और लूप एनालिसिस जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो या सपोज आपके पास एक सर्किट है इस फॉर्म में, अच्छा ये हमें सर्किट गिवन है। अब इसमें जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं उनको हम उनकी जो इम्पिडेंसेस हैं उनसे लेबल करेंगे। जैसे जो रजिस्टर है उसकी तो इम्पिडेंस जो रजिस्टर सेल्फ होता है तो वो तो 1 ओम हो गया। जो इंडक्टर है उसको हम लिखेंगे J इंटू 1 ओम। अब ये इम्पिडेंस है इंडक्टर की, वो जो हमने इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन निकाला था इंडक्टर का J ओमेगा है, ये बेसिकली वही वाली चीज है। उसके बाद ये वोल्टेज है, ठीक है, इसका जो वोल्टेज का जो फेजर है वो होगा 6 और साथ आगे 0 डिग्री वोल्ट्स। ये करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इसका करंट सोर्स का जो करंट का फेजर है वो है 2, फिर एंगल ये भी 0 डिग्री है, एम्पेयर। ये 1 ओम है, ये भी आई बिलीव ये भी इंडक्टर, ये भी रजिस्टर है, 1 ओम है। और ये है कैपेसिटर -J 1 ओम। ये हमारे पास सर्किट है। इसी सर्किट को हम नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लूप एनालिसिस से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसमें अगर अब इसको हम नोडल एनालिसिस से करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अगेन वही जो हम स्टेप्स फॉलो करते थे पहले डीसी सर्किट्स के अंदर, नोडल एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं सर्किट के अंदर। यू कैन इजीली सी इस सर्किट के हमारे पास 3 नोड्स हैं, एक ये नोड है, एक ये नोड है और एक ये नोड। और चूंकि इस नोड के ऊपर नीचे वाले नोड पर सबसे ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड थे, इसको हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं। तो हमारे पास अब नंबर ऑफ नॉन रेफरेंस नोड्स जो है वो क्या है, वो 2 है, एक ये है और एक ये है। तो इसका मतलब है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने, इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमें बेसिकली 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए। बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो कि डीसी सर्किट में हमने नोडल एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में हमने सॉल्व किया था कि हमें हर एक नॉन रेफरेंस नोड जो है बेसिकली उसके लिए इक्वेशन चाहिए। अच्छा, अब लेकिन ये जो सर्किट है अगर आप इसमें देखें तो अगर हमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए तो आप में से कौन बताएगा कि वो 2 इक्वेशंस कहाँ से आएंगी हमारे पास, सर क्योंकि सुपर नोड है हमारे तो पास अननोन सुपर 2 है। सुपर नोड बनेगा सर, तो एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकलेगी और एक केसीएल लगेगा क्लोज सरफेस पे। हाँ, तो बेसिकली ये सुपर नोड बनेगा जिसमें ये आपका सुपर नोड होगा जिसमें ये दोनों नोड शामिल होंगे। ये आपका वो क्लोज सरफेस होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इसमें सबसे पहले देखें, इसमें सबसे पहले तो हमने ये करना है ना कि हमने पहले वोल्टेजेस को पोलैरिटी असाइन करनी है और करंट्स को डायरेक्शन असाइन करनी है। वो तो हम हमेशा से करते हैं, ये तो हम सबसे पहले करते हैं। तो ये जो अब ये जो 2 नोड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनकी जो नोड वोल्टेजेस हैं उनको पहले हम लेबल कर लेते हैं। तो ये जो नोड है इसकी नोड वोल्टेज जो है इसको हम फेजर V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी नोड को हम इसकी नोड इस नोड की नोड वोल्टेज को फेजर V2 से रिप्रेजेंट कर। अब ये फेजर्स हैं, अब बात याद रखें ये सब फेजर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो करंट्स हैं, और ये भी आपको बात याद होगा नोडल एनालिसिस में कि जो नोड वोल्टेजेस होती हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी रेफरेंस नोड, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। फिर जो करंट्स हैं जो हमने लेबल करने हैं, इस ब्रांच पे जो करंट है उसको भी हम लेबल कर लेते हैं। लेट सपोज
एक इस ब्रांच में जो करंट है वो तो ऑलरेडी उसने लेबल किया है, उसको उसने फेजर आई नॉट से लेबल किया है, ठीक है। इस ब्रांच में जो करंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ वो वरना वो खिचड़ी से पक जाएगी। इस ब्रांच में जो करंट है उसको हम फेजर आई वन से डिनोट कर लेते हैं, और इस ब्रांच में जो करंट है उसको फेजर आई टू से डिनोट कर लेते हैं, इस तरह, ठीक। अच्छा, अब अगर हम सुपर नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करें और हम ये कह दें कि जी करंट एंटरिंग द सुपर नोड वो नेगेटिव है, करंट लीविंग द सुपर नोड वो पॉजिटिव है, यू कैन इजीली सी इस सुपर नोड पे अगर जब केसीएल लगेगी, केसीएल ऑन सुपर नोड, तो बताएं जी क्या इक्वेशन बनेगी। I2 जो है वो लीव कर रहा है सुपर नोड को, तो वो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, तो I2 फेजर, उसके बाद ये जो करंट सोर्स है इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव सर, नेगेटिव। नेगेटिव। यह आएगा -2 एंगल 0 डिग्री, उसके बाद प्लस आई नॉट फेजर और प्लस I1 फेजर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, वो चूंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो हो जाएगा V2 माइनस V1, V2 फेजर माइनस V1 फेजर इज इक्वल टू दिस थिंग 6 और एंगल 0 डिग्री। ये आपके पास दो इक्वेशन है। अब बहरहाल चूंकि हमें सारी इक्वेशंस को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस, जो पहली वाली जो इक्वेशन है उसको भी हमें लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस। तो पहले काम करते हैं, पहले ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे बाद में। तो अच्छा, अब I2 जो है उसको भी हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस। सारी बात है वो I2 मोस्ट प्रॉब्ली इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज V1 ही एक्सप्रेस होगा। तो आपके ख्याल में I2 जो है उसको फिर हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ V1? सर वोल्टेज का फेजर डिवाइड बाय टोटल इम्पीडेंस या इक्विवेलेंट हाँ, इम्पीडेंस। यस। तो अगर आप इस पे देखें, अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन पे गौर करूं, तो इस सेक्शन में अगर मैं पहले टोटल इम्पिडेंस निकाल लूं, तो क्या अब ये दोनों सर्किट एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनकी इम्पिडेंसेस भी ऐड अप हो जाएंगी। तो सिर्फ इतने वाले पोर्शन पे अगर मैं फोकस करूं तो ये बेसिकली एक सिंगल इम्पिडेंस है, ठीक है, ये इस तरह है। तो ये V1 फेजर हो गया, ठीक है, पॉजिटिव, और ये इसका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। ये इम्पिडेंस है, इसको आप Z1 चले कह दें, ठीक है। और जो करंट फेजर है उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है I1, ठीक है। तो चूंकि करंट फेजर जो है वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है और नेगेटिव से लीव कर रहा है, तो बाय ओहम्स लॉ V1 फेजर मस्ट बी इक्वल टू I1 फेजर टाइम्स इम्पिडेंस Z1, ठीक है। और वहां से I1 क्या आ जाएगा, V1 फेजर ओवर इम्पिडेंस Z1, ठीक है। तो वो सारा कुछ वही है, क्या कहते हैं, जो हमने सर्किट एनालिसिस में किया था, वही पैसिव साइन कन्वेंशन, वही ओहम्स लॉ। बस ये कि अब ओहम्स लॉ ऑपरेट करता है एट द लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट फेजर्स एंड इम्पिडेंसेस, ठीक है, ये बात है। तो I1 आ जाएगा V1 ओवर Z1, ठीक है, एक तो ये बात है। तो I1 आ गया, I1 इज V1 ओवर Z1। अच्छा, अब ये किसी ने तो हैंड यहाँ पे रेज, जो करंट आ रही है तो I2 है। चलो यार I2 कर लो, ठीक है, यू आर राइट। सर सर लड़के लॉबी में वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट तो यार कोई नहीं आई अभी तक। अच्छा ठीक, एक आई, एक बंदा है, चलो सही है। हाँ यार आप ठीक कह रहे हैं, ये लेवल I2 है, तो थैंक यू। I2 आपका हो जाएगा। वैसे ये है कि बेहतर ये होगा टू बी कंसिस्टेंट विद द नोड वोल्टेजेस, बेहतर ये होगा कि मैं इसको I2 कह दूं क्योंकि वो V2 के साथ कनेक्टेड है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसको हम I1 कह देते हैं, दैट विल बी बेटर, क्योंकि ताकि वो V1 I1 लगे ना, नोटेशन एक जैसी हो, इस तरह कर लेते हैं। मैंने बस वो नोटेशन डिफरेंट कर दिया, तो I1 विल बी V1 ओवर Z1। अच्छा जी, अब Z1 चूंकि ये इन दो सर्किट एलिमेंट्स की जो इम्पिडेंसेस हैं उनका सम है, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो Z1 बेसिकली अब क्या होगा, Z1 होगा इसकी इम्पिडेंस जो कि 1 है प्लस इसकी इम्पिडेंस जो कि J1 ओहम है, तो ये J1 हो जाएगा, ये आपकी Z1 है। तो हेंस I1 विल बी इक्वल टू V1
ओवर 1 प्लस जे। तो I1 तो चले हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर भी मैं इसको I1 कह देता हूँ, बस इक्वेशन तो सेम रहेगी लेकिन चलो फिर, और इसको I2 कह देता हूँ, ठीक है। तो I1 की जगह तो आ जाएगा फेजर V1 ओवर 1 प्लस जे -2 एंगल 0 डिग्री और प्लस I0 इसकी रिक्वेस्ट काफी लो। चलो अच्छा जी, इसी तरह अब यू कैन इजीली सी के अब ये जो I0 है, अगर आप इस वाली ब्रांच को देखें तो अगेन ओहम्स लॉ, वही पैसिव साइन कन्वेंशन, जो रेजिस्टर है, ठीक है, उसकी जो वोल्टेज है वही नोड वोल्टेज V2 है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, I0 भी पॉजिटिव से एंटर हो रहा है। तो बेसिकली I0 विल बी सिंपली द रेशियो ऑफ V2 एंड 1, तो ये V2 ओवर 1 ओहम हो जाएगा I0। तो I0 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ फेजर V2 ओवर 1 से। इसी तरह I2 में आप देख लें, पहले आप इस ब्रांच की टोटल इम्पिडेंस निकालेंगे, टोटल इम्पिडेंस निकलेगी क्योंकि इन सीरीज हैं तो वो निकलेगी 1 माइनस जे, तो और फिर ओहम्स लॉ से और पैसिव साइन कन्वेंशन से I2 आपका आ जाएगा V2 ओवर 1 माइनस जे। तो फाइनल आपकी इक्वेशन बनेगी फेजर V2 ओवर 1 माइनस जे इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अच्छा, तो एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन हमारे पास क्या कहती हैं वो आई थी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6 एंगल्स क्या कहते हैं 0 डिग्री। अच्छा, तो इवेंचुअली जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो इक्वेशंस आती हैं, अच्छा अब पहले हम ये देख रहे थे कि इनको सिंप्लीफाई मतलब इसको लिखना कैसे है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करके, और सारा कुछ इसमें। अब बेसिकली ये वही टू इक्वेशन, टू अननोन्स ही हैं, सिर्फ फर्क ये है कि आपके अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा उसमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। तो पहले जो इक्वेशन है वो है V1 ओवर, अब अगेन ये वोल्टेज फेजर है, ये नोड वोल्टेज जो है ये वोल्टेज फेजर है, आपने याद रखना। 1 प्लस जे, अच्छा -2 एंगल 0 डिग्री, उसके बाद प्लस V2 ओवर 1 था, मैं खाली V2 लिख रहा हूँ, और प्लस V2 ओवर 1 माइनस जे इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6 एंगल 0। अच्छा, अब हम पहले ये कर सकते हैं कि ये जो है बेसिकली ये जो वो आइदर फॉर्म में गिवन है, इसको भी I प्लस जे की फॉर्म में, A प्लस जे बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो आपको मालूम है कि 2 एंगल 0 जो है बेसिकली ये है 2 इंटू ई पावर J0 बेसिकली, ठीक है कि नहीं। तो एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 2 इंटू कॉस 0 प्लस जे साइन 0, ठीक है। साइन 0 0 होता है, कॉस ये खाली आ जाएगा 2, ये तो खाली -2 आ जाएगा ना। -2 0 जो है बेसिकली 2 0 जो है ये तो खाली -2 0 वाली टर्म जो खाली -2 आ जाएगी। तो पहले तो हम करते हैं कि इसको तो हम खाली -2 से रिप्लेस कर देते हैं, ये तो हो गया -2, ठीक है। इसी तरह 6 0 भी है, यू कैन इजीली सी दैट विद दैट विल बी सिंपली वैल्यू 6, तो वही अगर आप उसको आइलर एक्सपेंशन करें तो वो खाली 6 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, अब एक काम ये कर सकते हैं कि पहले तो ये -2 को इधर ले जाते हैं, स्ट्रिंग एक है कांस्टेंट है, इसको पहले इधर रखते हैं, अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा V1 ओवर 1 प्लस जे। अच्छा, इसमें V2 कॉमन अगर ले लें इन दो टर्म्स के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस जे इज इक्वल टू 2। मैं अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अच्छा, और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें
अच्छा जी, ये बन जाएगा v1/1 प्लस जे प्लस v2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस जे एलसीएम ले ली तो ये बन जाएगा 1 माइनस जे, ये खाली +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। दिस implies v1/1 प्लस जे प्लस v2, ये आ जाएगा जी 2 माइनस जे ओवर 1 माइनस जे इज इक्वल टू 2। अब क्या कहते हैं, एक तो हम ये चीज कर सकते हैं कि अब ये इन दोनों का भी एलसीएम ले लें, ठीक है। तो मैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं ऊपर वाला पार्ट अब मिटाने लगा हूँ सारा, पिछली इक्वेशन इस फॉर्म में आई हुई है। तो अब ये 1 माइनस 1 प्लस जे 1 माइनस जे का अगर आप एलसीएम लेंगे तो थ्रू आउट, तो ये एक नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जे इंटू 1 माइनस जे, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, तो अब ऊपर v1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस जे, और ये आएगा प्लस v2 इंटू 2 माइनस जे था, वो 2 माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस जे, ठीक है जी। एंड दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये एलसीएम लिया, दोनों का प्रोडक्ट आ गया, v1 के साथ 1 माइनस जे मल्टीप्लाई हो गया और v2 2 माइनस जे के साथ 1 प्लस जे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। जब वैसे क्लास को शुरू हुए कम से कम 15-20 मिनट हो गए हैं, तो ये स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल चल, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा v1 माइनस जे v1, या क्या कहती है, मेरा ख्याल है कि इसको इतना ही रहने दें, वो v1 v2 की टर्म्स में होगा ना बेसिकली। तो कोफिशिएंट्स जो कि हमने v1 v2 के अलग करने, दैट विल बी बेटर। अच्छा, let me see what do we have. Okay, अच्छा, let's see. तो इसको हम उधर ले जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्या हुई। तो वैसे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, चलो इसी तो सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाएगा कि v2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट की टर्म्स में आंसर लाना है। ये आ जाएगा 1 पहले इससे होगा, 2 माइनस जे हो जाएगा, फिर प्लस जे दोनों के साथ होगा, ये हो जाएगा प्लस 2j माइनस जे स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये 1 प्लस जे इंटू 1 माइनस जे जो है बेसिकली, ये तो आपका बन जाएगा ना, अगर आप 1 प्लस जे इंटू 1 माइनस जे करें बेसिकली, तो वो तो बन जाता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखें, अगर अगर a प्लस आयोटा बी को आप मल्टीप्लाई करें उसी के कॉन्जुगेट के साथ, a माइनस आयोटा बी के साथ, तो आंसर बेसिकली आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा एस्टैब्लिश्ड है प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस जे 1 माइनस जे वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो तो सिंपली आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो खाली 2 आएगा बेसिकली। तो बल्कि तो डिनोमिनेटर में भी इसको 2 ही रखते हैं, इसको 2 ही रहने देते हैं जो आपकी बुक में फॉर्म दी हुई है। तो बेसिकली ये यहाँ लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में 2 ही है हमारे पास। अच्छा, तो दिस वुड बिकम, अब ये 2 अलहदा कर लेते हैं ना दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा v1 1 माइनस जे ओवर 2 प्लस v2 इंटू
अब ये बन जाएगा जी 2 - j हो 2 + j हो गया, और ये -j² जो है ये बनेगा +1, बेसिकली बन जाएगा 3 + j। हाँ, ये आ जाएगा 3 + j and over 2 is equal to 2. So this would become P1 to 0.5 minus 0.5j और प्लस V2 इंटू 1.5, ये सॉरी ये j है, 3 नहीं है, ये j है। ये बन जाएगा 1.5 प्लस 0.5j इज इक्वल टू 2। बहरहाल जो फाइनल फॉर्म आती है बस वो लिख देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में देख लें। जो फाइनल फॉर्म आती है बेसिकली वो यही है, वो है 0.5 माइनस 0.5j P1 प्लस 1.5 प्लस 0.5j P2 इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन बनी। किसी ने फिर रिक्वेस्ट की एंटर, तो और दूसरी इक्वेशन जो है वो जाहिर बात है वो तो है ही हमारे पास, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों इक्वेशन को बस अब आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दिस कैन बी इजीली डन। अब ये ऐसी इक्वेशंस जिनमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स होते हैं, इस तरह की इक्वेशन को आपने कभी पहले किया है साइमल्टेनियसली सॉल्व? नो। हम्म, नो या सर। नहीं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये बताएं, कैसे करेंगे भला सॉल्व इसे? एनी आइडिया? आपके ख्याल में कैसे सॉल्व करना चाहिए? पेपर के अंदर अगर ये इक्वेशंस, इस तरह की सेट ऑफ इक्वेशंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर सिर्फ रियल पार्ट सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स वैसे ही आ जाएंगे। नहीं नहीं, उतनी लंबा चौड़ी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होंगे जिस तरह रियल कोएफिशिएंट्स के साथ आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह ही होंगे, कोई मसला नहीं होगा। भाई देखे ना आपने, अब ये तो खैर सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन, जो टू अननोन्स है, ये तो इतना बड़ा मसला ही नहीं है। इसमें देखे ना आपने, लेट्स से अगर आपने इसमें तो आप सिंपल ये कर सकते हैं ना कि दूसरी इक्वेशन में से आप V2 को सब्जेक्ट बनाएं, इसमें पुट कर दें। तो V2 को सब्जेक्ट बना के, मिसाल के तौर पे सेकंड इक्वेशन से V2 क्या निकलेगा? V2 विल बी इक्वल टू 6 + V1, ऐसे ही है ना। और ये जो V2 का एक्सप्रेशन है वो आप इस पहली इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम करके देखते हैं। तो ये जो V2 का एक्सप्रेशन है कि V2 यहाँ से जो आ रहा है, V2 इज इक्वल टू 6 + V1, यहाँ से V2 आता है 6 + V1, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बन जाएगी? पहली इक्वेशन बन जाएगी 0.5 माइनस 0.5j V1 प्लस 1.5 प्लस 0.5j इंटू V2 की जगह अब लिखें आप V1 प्लस 6 इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगी जी 0.5 माइनस 0.5j V1 प्लस, अब ये इनको आपस में दोबारा अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगी 1.5 प्लस 0.5j, ये पूरा का पूरा V1 से पहले मल्टीप्लाई होगा, और प्लस यही 1.5 प्लस 0.5j पूरा 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1.5 प्लस 0.5j ये पूरा का पूरा 6 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये V1 U1 ये तो सेम टर्म है, तो हम V1 को कॉमन लेके इनके कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ, जगह नहीं है नीचे, तो
तो ये जो दो टर्म्स हैं v1 की, इनमें इनके कोफिशिएंट को इकट्ठा करें तो अब देखें क्या बनेगा। v1 कॉमन लें तो बीच में आ जाएगा 0.5 और ये 1.5, ये तो 2 बन जाएंगे, और ये -0.5j और 0.5j ये तो कट गए, ये खाली 2v1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये हो जाएगा 2v1, इन दोनों को इकट्ठा करके 1.5 0.5 2 और प्लस 0.5 जो है माइनस 0.5 जो इकट्ठा होकर वो 0 हो गया, 2v1। और इधर ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 6, ये बनेगा 9, और 0.5j इंटू 6 ये बन जाएगा 3j, तो 9 प्लस 3j ये आ जाएगा +9 प्लस 3j इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज 2v1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा -3j और -9 प्लस 2, एंड दिस इम्प्लाइज 2v1 इज इक्वल टू -3j -7। और यहाँ से फिर प्रोवाइडेड कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता, होपफुली नहीं है। 1% 9 है, 0.5 जो 63 है, हाँ आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ से v1 हमारा आ जाएगा, v1 विल बी -3/2j -7/2। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा ना, सारी बात है। अच्छा, अब अभी v1 तो a प्लस जे बी की फॉर्म में आया है, लेकिन ज़ाहिर बात है अब ये v1 तो एक फेजर है ना, वोल्टेज फेजर है, तो हमें इसको आयलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल उसका तरीका है। आयलर फॉर्म में लाने के लिए एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर लेके उसको अंडर रूट लेंगे। तो जो v1 का जो फेजर हो, वो जो एम्पलीट्यूड होगा v1 का बेसिकली, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, तो v1 फेजर का जो एम्पलीट्यूड है वो होगा -7/2 होल स्क्वायर प्लस -3/2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ऐसे हो गया। और जो एंगल होगा, इसका एंगल थीटा होगा, एंगल थीटा, एंगल थीटा का 5 से मैं डिनोट करता हूँ, एंगल 5 नीचे छोटा सा v1 लिख दें, तो v1 का फेज वो क्या होगा, वो होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, वो हो जाएगा -3/2। अगर आप -3/2 करें डिवाइडेड बाय -7/2, माइनस माइनस कट के 3/2 इंटू 2/7, ये 3/7, ये खाली 3/7 है, तो tan इनवर्स 3/7। ठीक है जी, ये आपका फेज आ जाएगा और इससे आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो आपका फेजर आएगा बेसिकली, वो फिर क्या होगा, v1 फेजर जो है वो होगा दिस थिंग। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आता है और इंटू एंगल थीटा v1, क्योंकि tan इनवर्स 3/7, तो आपके पास वो आइलर फॉर्म के अंदर भी फेजर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये वैल्यू फिर आप वो जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, ये वाली कौन सी वाला कंस्ट्रेंट इक्वेशन में पुट करना है इसको, वो v2 इज इक्वल टू v1 + 6 वाली जो इक्वेशन है, उसमें जब आप पुट करेंगे, वंस यू हैव v1, तो फिर आप उसको तो पुट करेंगे ना वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन, v2 इज इक्वल टू v1 + 6, ये वाली v2 इज इक्वल टू v1 + 6, v1 का जो एक्सप्रेशन निकाला उसको प्लग इन करेंगे तो v2 आ जाएगा। और फिर वो a प्लस आयोटा b से, a प्लस जे बी से आइलर में कन्वर्ट करना, और आइलर से a प्लस जे बी में कन्वर्ट करना, वो आई बिलीव आप सबको पता ही है कैसे करना। बहरहाल दिस इज व्हाट वी हैव। तो इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब यही जो सर्किट है बेसिकली, अगर इसको हमने करना हो लूप एनालिसिस से, इसी सर्किट को लूप एनालिसिस से करना, किसी ने हैंड रेस किया है गलत या नहीं? अच्छा ठीक है, आज जरा कैमरा एंगल जो है ना वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा एक जरा मसला है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है कैमरा, कैमरा एंगल भी ठीक नहीं है।
और कोशिश करते हैं। तो फिर यहाँ इस एंगल पे मोरलेस सब चीजें विजिबल है। अच्छा, अब ये है कि सर्किट यही है, लेकिन अब हमने क्या कहते हैं नोडल के बजाय मैश एनालिसिस अगर करना है तो उसके लिए फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, मैश एनालिसिस में फिर आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम मैश एनालिसिस में क्या देखते हैं? What do we- Blueprints, sir, blueprint. नहीं, सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना कि मैशेस कितने हैं सर्किट में, ऐसे ही है ना बात? मैशेस यस सर। देखेंगे ना, जी सर, ऐसे ही है। कितने मैशेस यस हैं? सर 3 3 मैशेस हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या कुछ सुपर मैश है या नहीं है सर एक। है वाला कौन सा है? ये वाला सुपर मैश है, जी सर, सोर्स क्योंकि वाला जो ब्रांच। हाँ करंट सोर्स जो है वो दो ब्रांचेस की कॉमन ब्रांच में आ रही है, ऐसी है ना बात? जी सर। हाँ, तो फिर वो सुपर मैश के लिए हम क्या करते हैं? 3 मैशेस हैं तो हमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए ना बेसिकली, ऐसे ही है ना? यस सर। तो वो 3 इक्वेशंस फिर कहाँ से आएंगी हमारे पास? सर एक तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन। पहले जी तो एक आप तो। नहीं, पहले तो आप जो मैश करंट्स हैं उनको लेबल करेंगे ना पहले। यस आप सर। पहले मैश, हाँ तो हम इस तरह कर लेते हैं ना कि मैश करंट्स को इस तरह लेबल कर लेते हैं कि एक ये हो गया मैश करंट, एक ये कर लेते हैं मैश करंट, और एक ये कर लेते हैं मैश करंट। ठीक हो गया ना? अब ये I1 I2 I3 जो है इनको आप भूल जाएं, बल्कि ये I2 और ये I1 जो है ये सब भूल जाएं, ये V1 भी छोड़ें क्योंकि वो तो लूप नोडल एनालिसिस था ना। आई नॉट उसने खुद बताया हुआ, इसलिए उसको अभी हम छेड़ें। इस मैश का जो करंट है वो होगा I1 फेजर, इसका जो करंट है वो होगा I2 फेजर, इसका जो करंट है इस मैश का वो होगा I3 फेजर। ठीक होगी बात? अच्छा, अब ये हमारा सुपर मैश है, ठीक है। अब बताएं इस सुपर मैश की से हमारे पास 2 इक्वेशंस कैसे आएंगी, बताएं। पहली इक्वेशन तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन करंट सोर्स की होगी, ऐसी है ना बात? यस सर। वो करंट सोर्स की कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होगी आपके ख्याल में? सर I2 माइनस I1 इज इक्वल टू। वो इसलिए क्योंकि जो इसका जो मैश करंट है वो चूंकि ऊपर जा रहा है और करंट सोर्स यस की सर। डायरेक्शन भी ऊपर है, इसलिए I2 के साथ प्लस साइन आएगा, I1 के साथ माइनस आएगा क्योंकि वो करंट सोर्स को अपोज कर रहा है। तो पहले एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन सुपर मैश की बनेगी I2 फेजर माइनस I1 फेजर, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन सुपर मैश की कैसे बनेगी? अब सर इसको ओपन कर देंगे और बाकी फिर उसको केवीएल लगाएंगे। बस सिंपल सी बात है। तो हाँ, इसको अब जूम थोड़ी देर के लिए जूम कर लेना कि ये तो है ही नहीं, करंट सोर्स नहीं है। तो अब इस पूरे के पूरे ये जो सुपर मैश वाला लूप है इस पर हम केवीएल लगाते हैं। तो और जाहिर बात है हमने उसी डायरेक्शन में केवीएल लगाना है जिस डायरेक्शन में करंट्स ट्रेवर्स हो रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो उसमें हम क्या करते हैं केवीएल लगाते वक्त मैश एनालिसिस के अंदर के जहाँ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो पॉजिटिव लेते हैं और वोल्टेजेस सम करते रहते हैं। नहीं, उसमें वो मैंने आसान तरीका आपको, सिंपल आसान तरीका आपको ये बताया था ना कि जो क्या कहते हैं जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी तो टर्म्स वो एज इट इज आ जाती हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस करके। जब हम डीसी सर्किट में करते थे जो पैसिव एलिमेंट्स होते थे उनकी जो एसोसिएटेड टर्म्स होती थी केवीएल के अंदर वो तो एज इट इज उसी तरह आ जाती थी करंट इनटू यस सर। द रेजिस्टेंस वैल्यू। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और जी सर। वोल्टेज सोर्सेज हैं उनमें फिर हम देखते थे कि वो इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अब इधर से ट्रेवर्स करेंगे, इधर से ऊपर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे और फिर यहाँ वापस आएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब इधर से ऊपर जाएंगे तो ये जो सर्किट एलिमेंट है इसकी क्या टर्म आएगी? I1 फेजर इंटू 1, एग्रीड? जी सर। यस सर I1
I1 फेजर इंटू 1, बल्कि वो इसको इस तरह कर देते हैं ना, 1 इंटू I1 फेजर। अच्छा, उसके बाद इसके साथ क्या आएगा, प्लस जे आई वन I1 फेजर इंटू JI, जे, यस सर। तो या इसको इस तरह कह देते हैं जे टाइम्स I1 फेजर। इसके साथ क्या होगा, अब ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, सॉरी माइनस आएगा। माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -6 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इधर क्या आएगा, 1 इंटू आई टू माइनस आई थ्री, 1 इंटू, I2 माइनस आई थ्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ चूंकि ये वाला आ रहा है, इधर हम इसको करेंगे 1 इंटू वॉट, I2 I2 माइनस माइनस आई थ्री, यस आई, सर। यस यस, 1 इंटू ये आ जाएगा I2 फेजर माइनस I3 फेजर, ये हो गया। सारे कवर हो गए मेरे ख्याल, हाँ हो गए, यस सर, हो गए। इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक होगी बात, ये बात है। तो इस सुपर मैश से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो जारी बात है, लेकिन हमें अननोन्स चूंकि 3 है, तो अब ये तीसरा जो मैश है उससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो तीसरे मैश से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, फिर क्या लिखा जाए यहाँ, ये पहली हो गई, ये दूसरी होगी, थर्ड इक्वेशन के लिए फिर क्या लिखें, 1 इंटू आई थ्री माइनस आई टू, हाँ क्योंकि हम इसको इसी तरह रिवर्स करेंगे ना यहाँ से, तो यस 1 इंटू आई थ्री I3 माइनस माइनस आई टू, I2, ठीक हो गया, प्लस 1 इंटू आई थ्री प्लस 1 इंटू I3, बिल्कुल ठीक है। माइनस जे इंटू आई थ्री, वो तो वैसे तो है, वो प्लस 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 आई माइनस थ्री जे, हाँ, इंटू माइनस जे होगा, तो वो जारी बात है, वो -J इंटू I3 हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू 0। इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है जी। तीसरी इक्वेशन आ गई। अब ये सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन, 3 अननोन्स है। देखें, जिस तरह आपने सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन 3 अननोन्स इन्वॉल्विंग रियल कोफिशिएंट सॉल्व किया था ना, इसको भी मोर और लेस उसी तरह सॉल्व करना है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं। तो अब आपके ख्याल में इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें, हाउ शुड वी सॉल्व दिस? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, आप ये बताएं कि जो डीसी सर्किट के अंदर भी जब आपके पास सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस 3 अननोन आपके पास आता था, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते थे वैसे? सर क्रैमर रूल से। फिर कैलकुलेटर से भी होता है। है इससे होता था। सर अगर रियल कोएफिशिएंट्स हो तो वो कैलकुलेटर से भी होता है। रूल। हाँ, रियल में तो आप क्रैमर रूल लगाते थे ना, और हम अज्यूम करते थे, और ठीक अज्यूम करते थे कि आपका मैट्रिक्स भी इन्वर्टेबल होगा और वो सारा कुछ, क्या कहते हैं। ये भी वैसे जारी बात है, मैं अब उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता, बेसिकली वो थोड़ा सा वो एडवांस लीनियर जबरा है कि आपके पास जो अगर ऐसे मैट्रिसेस हो जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं, तो आप उसको भी बेसिकली उसी तरह क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। I don't want to go into that detail. Basically, आपके पास अगर कैलकुलेटर से ये सॉल्व हो जाता है, फिर आप इसको कर लें, ठीक है, क्योंकि एज लॉन्ग एज अगर आप इक्वेशंस ठीक बना रहे हैं, तो उसके बाद वाले स्टेप में अगर आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर से देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अब कॉम्प्लेक्स लीनियर जबरा आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन 3 अननोन्स अगर आप बना ठीक लें और उसके बाद आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लिख दें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। हाँ वैसे तो अगर तो मतलब कि बाय इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली आंसर निकलता हुआ कोई इतना बड़ा मसला ना हुआ, तो फिर आप उसको फर्दर कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लें। जैसे इस केस में क्या कहते हैं, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन से करने बैठेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, अगर थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ? जी सर। यस सर। हाँ, तो इसमें तो वैसे अगर आप देखें तो ये किया जा सकता है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, मिसाल के तौर पे अगर आप पहली इक्वेशन में आप देखें, पहली इक्वेशन में अगर हम I2 को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ I1, पहली इक्वेशन में अगर हम करें I2 को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ I1, और ये I2 का एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें सेकंड इक्वेशन में,
तो सेकंड इक्वेशन में फिर हम एक्सप्रेस कर सकते होंगे I3 को इन टर्म्स ऑफ I1। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में I2 एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ I1, सेकंड इक्वेशन में I3 एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ I1, और फिर तीसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, वो I3 और I2 दोनों की जगह उनके जो एक्सप्रेशन हमने किए हैं इन टर्म्स ऑफ N1 डिराइव, इन टर्म्स ऑफ I1 डिराइव, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तीसरी इक्वेशन में सिर्फ I1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। वहां से फिर आप सिर्फ I1 का वैल्यू निकाल सकेंगे। फिर वो जब I1 की वैल्यू आएगी तो उसको फिर हम पुट करेंगे, पहली वाले में तो I2 आ जाएगा, और फिर उसको इस वाले में पुट करेंगे तो I3 आ जाएगा। क्या आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा है? जी सर। यस और सर। इसको आप अपने हाथ से भी ट्राई आउट करें और कैलकुलेटर से भी करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है कि नहीं? तो ये अब आपने करनी है। चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ रहे हैं। अब आगे कुछ और वो एनालिसिस टेक्निक्स हैं, वो क्या कहती हैं, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, ये वाली, उनको भी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, और एक दो और एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसको फिर हम रैप अप कर देंगे। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ रहे हैं, अदरवाइज वी आर डन। एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं है? नो सर। चलो ठीक है। सर पेपर पैटर्न डिस्कस कर दें। पेपर पैटर्न जो है वो उसी तरह का होगा जिस तरह का आपका पहला क्विज हुआ था, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे मेरे ख्याल। पहला क्विज जो है ना वो सफिशिएंट होना चाहिए आपका पेपर पैटर्न बताने के लिए। ठीक है, जिस तरह आपको पहले क्विज में क्वेश्चंस आए थे ना, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। वो पहला क्विज मेरे ख्याल, पहले क्विज में मैंने वो जो मिड टर्म से पहले वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा कवर किया था ना बेसिकली पहले क्विज में, अगर आपको याद हो। यस सर, 4 टॉपिक थे, सिंगल लूप, हाँ, सिंगल नोड, और उसमें मेरे ख्याल सिर्फ वो थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम नहीं था मेरे ख्याल, ऐसे ही है ना? यस सर। और थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम जो है ये हमने मिड टर्म का हिस्सा रखा है या नहीं रखा है? मैंने कल के लेक्चर में क्या बात बताई थी आपको? है मिड टर्म में। अच्छा, मिड टर्म में है। चले, बहरहाल वो जिस तरह का बहरहाल क्विज 1 था उसी तरह के क्वेश्चन मोरलेस आप एक्सपेक्ट करें पेपर के अंदर। ठीक है सर 30 मार्क्स का ही होगा और 6 क्वेश्चन होंगे या 4? नहीं, ये नहीं मैं बताऊंगा क्वेश्चंस कितने होंगे, बस आपको मैंने फॉर्मेट भी आपको बता दिया है। क्वेश्चंस मैंने खुद अभी डिसाइड नहीं किया, तो मैं अभी आपको कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, मुझे याद है, आप लोग मुझे याद दोबारा जरा कराएं, मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर नहीं की। यस सर। हाँ, तो वो इस सीआर से कहा करो यार मुझे याद करा दिया करें मेरे, क्योंकि मैं मल्टीपल कमिटमेंट्स मेरी हैं, सिर्फ मैं आप ही को नहीं पढ़ा रहा, बाकी पैरेलल में काफी चीजें चल रही होती हैं, इसलिए मुझे याद नहीं रहता। सर तो प्रॉब्लम करनी है हमने मिड टर्म के लिए। जी, प्रॉब्लम्स करनी है हमने मिड टर्म के लिए। क्या किए? प्रॉब्लम्स हमने तैयार करनी है मिड टर्म के लिए। वो क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है? सर प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल्स टाइप्स हैं। तो इस कोर्स में तो है ही न्यूमेरिकल्स टाइप, और क्या है इस कोर्स में? जी सर, वो जो चैप्टर के लास्ट पे प्रॉब्लम्स हैं। तो सारी बात है, प्रैक्टिस के लिए वो करनी है। यस सर। सारी बात है। तो मैं आप लोगों को इतने अरसे से यही तो कहे जा रहा हूँ, मैं तो मेरे को 10-15 मरतबा आपको कह चुका हूँ कि मैंने आपके सीआर को कहा था कि क्लास से अपने डिस्कस करें, एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की कोई लिस्ट बनाएं, जिसके फिर सॉल्यूशंस जो हैं हम किसी एक कोई सेशन अरेंज करके तो डिस्कस कर लें। मैं तो पता नहीं कितने अरसे से आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मैं तो मिड टर्म के बाद से ही आपको कहना शुरू कर दिया था, तो चूंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप फिर खुद ही प्रैक्टिस करके तो समझ लेते हैं क्वेश्चन। अच्छी बात है, तो आइडियल बात है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। असाइनमेंट्स तो मैंने आपको बताया था ना कि कोर्स के शुरू में बताया था कि मैं इस कोर्स में असाइनमेंट्स नहीं दूंगा, इसलिए सॉल्व क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन हर जगह मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स छापे लगाते हैं लाइक स्टूडेंट्स से असाइनमेंट्स लेके। वो एक्टिविटी एक फ्यूटाइल एक्टिविटी है, उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि आपके क्विजेस हों,
असाइनमेंट्स का कोई, जिसे कहते हैं सेशनल, क्या कहते हैं, मार्क्स नहीं होंगे। ये तो मैंने आपको कोर्स के शुरू में बता दिया था, कोई असाइनमेंट्स नहीं है। जब वो ऑनलाइन आपको हर किस्म के छोटे आसान से आसान क्वेश्चन से लेके मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन की आपको सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। और जब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊं, इतना मेरे पास कोई टाइम नहीं, डोंट हैव टाइम टू मेक माय ओन असाइनमेंट्स। ये बात है बेसिकली। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर मैं ये सेशन की रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा। सर लीव कर दें? हाँ बस ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो यस यू कैन लीव। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं।